अध्याय 25 जुनर का क्रोध। किंगशान टाउन। एक युवक एक बड़ा काला रूलर लेकर उत्सुकता से चहल पहल भरे बाजार में इधर उधर देखता हुआ चला गया। उसके शरीर पर कई निशान थे, हालांकि वे ठीक हो गए थे, लेकिन हल्के निशान अभी भी बचे हुए थे। उसके दाहिने हाथ में एक अस्पष्ट काली अंगूठी पहनी हुई थी। ये युवक ज़ियाओ यान था। वह आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के सबसे नज़दीकी छोटे शहर में पहुंच गया था। ज़ियाओ यान बाजार में घूमता रहा, कभी कभी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए रुकता था और साथ ही जानकारी भी जुटाता था। मूल रूप से ज़ियाओ यान के किंगशान टाउन पहुंचते ही प्रशिक्षण के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की तैयारी करने के इरादे से घर से निकला था। हालांकि पहले गु याओ द्वारा भेजे गए एजेंटों द्वारा हमला किए जाने के कारण याओ लाओ को ज़ियाओ यान को बचाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति खर्च करनी पड़ी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। नतीजतन ज़ियाओ यान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, लेकिन ज़ियाओ यान अकेले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक भाड़े के सैनिक दल में शामिल होने की योजना बनाई। बाजार में जानकारी इकट्ठा करते समय उसने हाल ही में किंगशान टाउन में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सुना। ज़ियाओ यान ने पहले से ही प्रसिद्ध वुल्फहेड भाड़े के सैनिक दल के बारे में सुना था। जब उसने किसी को समूह के नेता मूशे की भावुकता से प्रशंसा करते हुए सुना और उल्लेख किया कि मूशे एक 2 सितारा डू मास्टर था, तो ज़ियाओ यान को सत्ता की लालसा महसूस हुई। हालांकि अच्छी तरह से सूचित दुकानदार ने रहस्यमय तरीके से उसे एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, वुल्फहेड भाड़े के सैनिक दल, एक डू मास्टर विशेषज्ञ के साथ सबसे मजबूत समूह, पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ये सुनकर ज़ियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं, दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति से आश्चर्यचकित। लेकिन दुकानदार के अगले शब्दों ने उसे और भी चौंका दिया। जाहिर है, उन्हें एक रहस्यमय युवा किमियागर ने नष्ट कर दिया था, जो केवल 16 साल का लग रहा था, सब अकेले। ये सुनने के बाद ज़ियाओ यान अभी भी अचंभित था, दुकान से बाहर चला गया। ऐसी भयानक ताकत, कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के तथाकथित युवा संप्रदाय गुरु नालन यानरान से भी कहीं आगे है। इस समय ज़ियाओ यान केवल एक साधारण डू प्रैक्टिशनर था, इसलिए वह बिना किसी और विचार के ऐसी चीज़ों पर केवल आश्चर्यचकित हो सकता था। ज़ियाओ यान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में आने का कारण इसलिए चुना था क्योंकि याओ लाओ ने अपनी आत्मा शक्ति को समाप्त करने और गहरी नींद में गिरने से पहले उम्मीद की थी कि ज़ियाओ यान 1 साल के लिए वहां प्रशिक्षण लेगा। ज़ियाओ यान का इरादा उन आत्मा औषधियों की खोज करना भी था जो उसके प्रशिक्षण के दौरान याओ लाओ की आत्मा को बहाल कर सके। इस बार याओ लाओ की आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया गया था। ज़ियाओ यान ने रास्ते में अनगिनत बार उसे पुकारा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अपनी चिंता के बावजूद ज़ियाओ यान कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन एक बार में एक कदम आगे बढ़ा सकता था। अगले दिन दोपहर में ज़ियाओ यान ने आखिरकार पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए एक भाड़े के समूह को चुना। पहाड़ों में 2 दिनों के बाद किंगशान टाउन ने 2 अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत किया। लहराते बालों वाली एक खूबसूरत युवा लड़की बाजार में घूम रही थी, कभी कभी चमकती आंखों से रुककर विभिन्न वस्तुओं को देखती, अपने बगल में बैठे बुजुर्ग को पैसे देने के लिए खींचती। लिंग यंग केवल आहें भर सकती थी, असहाय होकर युवती के लिए चीजें खरीद रही थी। कई दुकानदार और भाड़े के सैनिक चालाकी से अमीर अजनबियों को देख रहे थे, उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। वास्तव में इस हाई प्रोफाइल व्यवहार का उद्देश्य उस बड़ी मछली को बाहर निकालना था जिसे वह ढूंढ रही थी। अगर भाई ज़ियाओ यान यहाँ होते तो उन्हें पहले से ही उसके आने के बारे में पता होना चाहिए था और उसे ढूंढने आना चाहिए था। वह क्यों नहीं देखा? ये देखकर कि यह तरीका काम नहीं कर रहा था, जुनर के पास व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या किसी ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़े काले शासक के साथ एक युवक को देखा है। आधे दिन तक, सुबह से शाम तक पूछताछ करने के बाद उसे आखिरकार कुछ सुराग मिले। उसे मिली जानकारी से पता चला कि भाई ज़ियाओ यान पहले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के लिए निकल चुका था। जुनर अपने घर लौटी, अपनी थोड़ी को हाथ में थामे हुए एक आह भरते हुए। लगता है हम बहुत देर से पहुंचे हैं। भाई ज़ियाओ यान पहले ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। लिंग यंग ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, ये जानते हुए कि जुनर के अपने विचार होंगे। निश्चित रूप से खिड़की के बाहर दूर के पहाड़ों को देखते हुए चिंतन के एक पल के बाद जुनर ने उत्साह से अपने हाथों को ताली बजाई और लिंग यंग से कहा,
भाई जियाओ यान को खोजने के लिए मैं खुद जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश क्यों नहीं करती। हालांकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जुनर के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा अज्ञात खतरों से भरा था। जुनर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंग यंग ने उसे रोकने का फैसला नहीं किया और उसका करीब से पीछा करने की योजना बनाई। उस निर्णय के साथ जुनर ने जियाओ यान के नक्शे कदम पर चलते हुए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। सौभाग्य से जुनर के पास अपना रास्ता खोजने के लिए एक खजाना था, लेकिन विशाल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक व्यक्ति को ढूंढना अभी भी अविश्वसनीय रूप से कठिन था। दूसरी ओर, हालांकि जियाओ यान एक भाड़े के समूह में शामिल हो गया था, पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद वह जल्द ही चुपके से उनसे अलग हो गया और अकेले प्रशिक्षण लेने लगा। आखिरकार भाड़े के सैनिक ये देखते हुए कि जियाओ यान कितना युवा था, जादुई जानवरों का सामना करने पर उसकी रक्षा करेगा, जो जियाओ यान को अपने कौशल को सही मायने में निखारने से रोकता है। इस प्रकार अपने दांत पीसते हुए जियाओ यान ने जोखिम उठाने और अपने दम पर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का पता लगाने का फैसला किया। चूंकि जियाओ यान समूह से अलग हो गया था और एक और अधिक छिपी हुई पगडंडी छोड़ गया था, जुनर लिंग यंग की मदद के साथ भी उसे अभी तक नहीं पा सका था। जुनर धैर्य बनाए रखते हुए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लिंग यंग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। अचानक एक आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। मिस, मुझे यहाँ कुछ परिचित सी गंध आ रही है, कुछ ठीक नहीं है। लिंग यंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, उसकी अभिव्यक्ति विस्मय से भरी हुई थी। जुनर रुक गई, एक गंभीर भाव के साथ उसे वापस देखा। वह लिंग यंग की क्षमताओं को जानती थी। अगर लिंग यंग ने कहा कि कुछ गलत है, तो यह निश्चित रूप से गलत था। लिंग यंग छिपने और टोही में सबसे कुशल था। हालांकि उसने जो हल्की गंध पहचानी वह गूफी की थी। वह पहले से ही कई दिन पुरानी थी, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो गया। लिंग यंग बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। मैं ये निर्धारित नहीं कर सकती कि यह गंध किसकी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गू कबीले के किसी सदस्य की है और उनकी ताकत अज्ञात है। गूफी अपनी आभा को छिपाने में कुशल था और उसके द्वारा छोड़े गए निशान कई दिनों पुराने थे। लिंग यंग की इसे पहचानने की क्षमता पहले से ही प्रभावशाली थी। हालांकि लिंग यंग अत्यधिक कुशल था, लेकिन वह इस आभा के मालिक की पहचान नहीं कर सका। लिंग यंग की बातें सुनने के बाद जुनर की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। लिंग यंग की खोज ने उसके भीतर घबराहट और गुस्से की लहर पैदा कर दी। गू याओ द्वारा पिछले हमले के कारण भले ही इस बार कोई ठोस सबूत नहीं था, जुनर को यह चिंता सता रही थी कि गू कबीले का कोई और सदस्य भाई जियाओ यान को मारने के लिए यहाँ आया था। इसने जुनर की जियो यान को खोजने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्परता को और बढ़ा दिया। भाई जियो यान की ताकत अभी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह गू कबीले द्वारा भेजे गए हत्यारे का सामना कर सके। अगर इस बार कोई रहस्यमय व्यक्ति उसे नहीं बचाता, तो भाई जियो यान क्या करता। अध्याय 26 युन युन का आगमन। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गूफी ने चुपचाप लिटिल फेरी डॉक्टर के जागने का इंतजार किया और 3 दिन ऐसे ही बीत गए। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर की आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं हुआ और आखिरकार सब कुछ स्थिर हो गया। गूफी जल्दी में नहीं था। आखिरकार इस छोटी सी घाटी में ऊर्जा काफी प्रचुर थी। हालांकि यह उसके लिए समुद्र में एक बूंद की तरह था, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। उसने गतिहीन लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एकमात्र बिस्तर छोड़ दिया, इसलिए उसे जमीन पर बैठकर ध्यान करना पड़ा। चौथे दिन लिटिल फेरी डॉक्टर आखिरकार जाग गया। जिस क्षण गूफी को उसकी जागृति का आभास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और उनकी नजरें मिली। छोटी परी डॉक्टर को स्पर्श महसूस हुआ। भावना अंक जोड़ 100। गूफी को अपने पास देखकर छोटी परी डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा था। उसका दिल अचानक गर्मजोशी से भर गया और वह मुस्कुराई। लेकिन जल्द ही, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखें चकरा गईं और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। गूफी को फिर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। छोटी परी डॉक्टर हीन महसूस करती है। भावना अंक जोड़ 100। बड़े भाई गूफी, पिछले कुछ दिनों से मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं अभी दवा बनाते समय एक छोटी सी दुर्घटना का शिकार हो गई, छोटी परी डॉक्टर ने कर्कश आवाज में कहा, अपने निचले होंठ को काटते हुए। उसकी उंगलियों ने उसकी पोशाक के हेम को कसकर पकड़ लिया और उसकी बैंगनी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। उसे डर था कि गूफी ने उसका काला रहस्य जान लिया है। अगर बड़े भाई गूफी को वास्तव में पता चल गया, तो क्या वह उससे घृणा करेगा और उससे डरेगा।
उसे लगा कि वह चलती फिरती आपदा है। गूफी ने कभी मुस्कुराने वाली लड़की में अचानक सतर्कता देखी और वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। बेशक उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की भावनाओं में आए बदलाव को देखा था और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने उसे क्या समझा? वह उससे घृणा कैसे कर सकता है? मुझे पहले से ही आपके संविधान के बारे में पता है। ये दुखद जहर शरीर है न? हालांकि गूफी का लहजा सवालिया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को झटका लगा। भावना अंक जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह गूफी को घूर रही थी, जिसने लापरवाही से रेनबो पॉइजन बुक की ओर इशारा किया जिसे उसने इधर उधर छोड़ दिया था। उसका दिमाग घूम रहा था और वह गूफी की प्रतिक्रिया को देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये संविधान अंततः उसके आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और वह खुद इससे घृणा करती थी। हालांकि विषैले विष शरीर ने विष को अवशोषित करके तेजी से साधना की अनुमति दी, जिससे उसे शक्ति मिली। बड़े भाई गूफी, क्या आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं? क्या आप अभी भी मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? लिटिल फेरी डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसका स्वर धीमा था। गूफी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मूर्ख लड़की, बेशक मैं नहीं करूंगा, और बेशक मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चाहे तुम्हारा संविधान कैसा भी हो, मेरे लिए तुम हमेशा दयालु और सौम्य लिटिल फेरी डॉक्टर रहोगी। तुम हमेशा बस खुद ही रहोगी। गूफी ने रुककर कहा। एक पल पहले उसने कहा, इसके अलावा मेरे वर्तमान स्तर के साथ तुम्हारा जहर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मेरी ताकत भूल गए हो, या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे जहर से प्रतिरक्षित हो सकता हूँ? जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से ही पूर्वज स्तर पर नहीं पहुंच गया था, उसका जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, घबराहट में जल्दी से समझाते हुए। डर था कि गूफी गलत समझ सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को छुआ हुआ महसूस होता है। भावना अंक जोड़ 100। उसके होंठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए और गर्मजोशी की एक और लहर उसके दिल में भर गई। हालांकि गूफी के ईमानदार शब्दों ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया, लिटिल फेरी डॉक्टर ने सहज रूप से उससे दूरी बनाए रखी, ये जानते हुए कि उसका शरीर जहरीला था। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करता है। भावना अंक जोड़ 100। रेनबो पॉइजन बुक में वो फुल पॉइजन बॉडी का वर्णन भयानक था। लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं पता था कि गूफी वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे केवल इस बात की चिंता थी कि उसका जहर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। दुखद जहर शरीर एक अजीबोगरीब संरचना है जो किसी व्यक्ति को जहर को अवशोषित करके अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देती है। इसे पहचानने का तरीका पेट के निचले हिस्से पर एक छोटी 7 रंग की रेखा है। ये रेखा जहर की शक्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और जब यह हृदय तक पहुंचेगी तो दुखद जहर शरीर अपने सबसे मजबूत रूप में होगा, लेकिन व्यक्ति को 10,000 जहरों द्वारा निगले जाने का दर्द भी सहना होगा। इस विवरण के नीचे रेनबो पॉइजन बुक ने दुखद जहर शरीर के विनाशकारी प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया है। चूंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसे खोलना चुना, इसलिए यह कोई वापसी का रास्ता नहीं था। अभी के लिए उसका दुखद जहर शरीर अपने शुरुआती चरण में था, इसलिए जब वह होश में थी तो गूफी के साथ शारीरिक संपर्क कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर वह बेहोश हो जाती या उसका जहर शरीर परिपक्व हो जाता तो वह जो भी छूती वह मर जाता। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी चिंताओं को एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया, ये सोचकर कि उसने उन्हें अच्छी तरह से छिपाया है, भले ही सिस्टम ने उसकी सभी भावनाओं को ईमानदारी से रिपोर्ट किया हो। लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित महसूस करती है। इमोशन पॉइंट जोड़ 100। गूफी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और हमेशा की तरह व्यवहार किया। दोनों कई दिनों तक छोटी घाटी में रहते रहे। छोटी घाटी में जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक था, और गूफी ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस तरह का आरामदायक जीवन जीना चाहता है तो वह मजबूत बनने का प्रयास करना बंद नहीं कर सकता। इस बीच जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के दूसरे हिस्से में जुल्फ अभी भी ज़ियाओयान की तलाश कर रही थी, लेकिन उसके अनिश्चित रास्ते ने उसे ट्रैक करना मुश्किल बना दिया, यहाँ तक कि उसके खजाने की मदद से भी। जुल्फ ने ज़ियाओयान से दूर जाते हुए पर्वत श्रृंखला में और गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही वह गहराई में गई, लिंग यंग, जो चुप और छाया की तरह थी, अचानक बोली, मिस, ऐसा लगता है कि पास में रैंक 6 जादुई जानवर है। जुल्फ ने एक पल के लिए सोचा और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर चली गई हूँ। भाई ज़ियाओयान की मौजूदा ताकत के साथ
वह ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जाने में सक्षम नहीं होगा। उसे अभी भी बाहरी इलाके के पास होना चाहिए। रैंक 6 जादुई जानवर ऐसी चीज नहीं थी जिसका ज़ियाओ यान सामना कर सके, इसलिए वह और अंदर नहीं गया होगा। जुन ए ने अपने कदम वापस खींचने और बाहरी क्षेत्रों में ज़ियाओ यान की खोज जारी रखने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी, सोच रही थी कि क्या भाई ज़ियाओ यान इतना समय बीत जाने के बाद सुरक्षित है और गू कबीले के लोगों के असली इरादे क्या हैं। उसी समय गूफी ने भी दूर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसने उतार चढ़ाव की तीव्रता को देखते हुए एक पल के लिए सोचा और निष्कर्ष निकाला कि रैंक 6 जादुई जानवर को उकसाया गया होगा। रैंक 6 जादुई जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय थे और ऐसा लग रहा था कि किसी चीज या किसी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था या यहाँ तक कि उन्हें अपमानित भी किया था। गूफी ने अपनी आंखें मूंद लीं। इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में क्या यह नीलम पंख वाले शेर राजा और युन युन के बीच की लड़ाई हो सकती है? उसे जादुई जानवर की आभा के स्रोत का स्पष्ट रूप से आभास हुआ। मूल कहानी से परिचित एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में गूफी ने तुरंत वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया। अध्याय 27 नायिका को बचाना। शुरू में गूफी ने इस झंझट में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर जाग गई थी तो उसे उसके साथ कुछ और दिन बिताने चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके भयानक जहर शरीर के छिपे खतरों को हल करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इस पर विचार करने के बाद गूफी को एहसास हुआ कि मूल कहानी में एक महत्वपूर्ण चरित्र होने के नाते युन युन के पास काफी भाग्य मूल्य होना चाहिए। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा, जो युन युन से लड़ रहा था, के पास एक साधारण जादुई जानवर की तुलना में कहीं अधिक भाग्य होगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने वहां जाकर चीजों की जांच करने का फैसला किया। इस बात से चिंतित कि उसके अचानक गायब होने से लिटिल फेरी डॉक्टर चिंतित हो सकता है, उसने जाने से पहले संक्षेप में समझाया, लिटिल फेरी डॉक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत है। अपना ख्याल रखना। लिटिल फेरी डॉक्टर अनिच्छुक महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि एक सूक्ष्म अनिच्छा महसूस करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर केवल सिर हिलाकर और आज्ञाकारी रूप से सहमत हो सकता था। ... आसमान में मैं तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव लगातार दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाजें पैदा कर रहे थे। गूफी की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह अपनी आभा को छिपा रहा था और गड़बड़ी के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश नीले और बैंगनी रंग से भरा हुआ था, जो लगभग आधे आकाश को ढांक रहा था। यहाँ तक कि सुस्त सफेद बादल भी उन दो रंगों से रंगे हुए थे। एक और तेज गर्जना गूंजी और गूफी ने देखा कि नीलम पंख वाले शेर राजा द्वारा उत्सर्जित बैंगनी प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। एक संक्षिप्त निर्माण के बाद बैंगनी प्रकाश अचानक संघनित हो गया। बस एक पल में विशाल बैंगनी प्रकाश की एक गहरी बैंगनी किरण में संकुचित हो गया, जो केवल आधा फुट चौड़ी थी। आकाश में प्रकाश की किरण बिजली की तरह आगे बढ़ी, इसकी गति भयानक थी। सिर्फ 2 छलांगों में यह आकाश में छोटी आकृति के सामने प्रकट हुई। गूफी की दृष्टि से दूर से भी वह आकृति की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आकाश में महिला ने एक साधारण गाउन पहना हुआ था जो उसके कामुक फिगर को उभार रहा था। उसने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी जिससे हरी चमक निकल रही थी। उसके काले बाल एक सुंदर फीनिक्स बन में सजे हुए थे। उसका सुंदर चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन अब एमेथिस्ट विंग लायन किंग की अंतिम सीलिंग तकनीक के कारण उसका पहले का शांत भाव फीका पड़ गया था। यह महिला स्पष्ट रूप से युन युन थी, मूल कहानी की पात्र जिसने एमेथिस्ट विंग लायन किंग से लड़ाई की थी। एमेथिस्ट सील। जैसे ही बैंगनी प्रकाश आकाश में टिमटिमाया, एमेथिस्ट विंग लायन किंग की गहरी दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी। एमेथिस्ट सील ने युन युन के सामने हवा के ब्लेड से कुछ देर तक टकराया, जिससे वे टूट गए। गूफी अभी अभी उस समय पास आई थी जब भव्य युद्ध अपने अंत के करीब था। प्रकाश की बैंगनी किरण युन युन द्वारा स्थापित कई हवा के ढालों को चीरती हुई अंत में उसके शरीर में घुस गई। नीलम पंख वाले शेर राजा ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने विशाल पंजे को युन युन की ओर पटक दिया, जिसने अपनी तलवार के हल्के झटके के साथ प्रकाश की एक महीन किरण भेजी, जिसने नीलम पंख वाले शेर राजा के तीखे सींग का आधा हिस्सा काट दिया। दहाड़। धिक्कार है। दर्द में दहाड़ते हुए नीलम पंख वाले शेर राजा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पंजे में बेजोड़ ताकत भरी हुई युन युन की छाती पर लगी। एक कठोर धातु जैसी चीख सुनाई दी। जब युन युन ने जोर से मारा, एक छोटा सा मुंह खून से लथपथ हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए
युन युन दूर चली गई और शेर राजा की नजरों से जल्दी से गायब हो गई। हालांकि तब तक वह बहुत थक चुकी थी और बेहोश हो गई। फुसफुसा संयोग से उसका बेहोश शरीर गूफी की दिशा में गिर गया। यह गूफी क्षण भर के लिए हैरान, सहज रूप से खून से लथपथ युन युन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे पकड़कर उसने दोनों की आभा को छुपाया। उसे ढूंढो और उस मानव महिला को जीवित खोजना सुनिश्चित करो। एमेथिस्ट विंग लान किंग यह महसूस करते हुए कि युन युन की आभा गायब हो गई थी, गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अपने अधीनस्थ निचले स्तर के जादुई जानवरों को उस क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजा जहां युन युन भाग गई थी। इस बीच गूफी पहले ही युन युन को पास की एक गुफा में ले जा चुका था। गुफा के अंदर हरे पत्थर से बना एक पत्थर का मंच था। युन युन गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए गूफी ने उसे सावधानी से नीचे रखा और उस महिला को देखा जिसने एमेथिस्ट विंग लान किंग को चुनौती देने की हिम्मत की थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो गूफी आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे चित्रित भौहें और जैड जैसी त्वचा जैसी विशेषताओं के साथ सुंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी हड्डियों की संरचना और रंग रूप का एकदम सही मिश्रण था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह नाजुक और सफ़ेद थी और उसके काले बाल पीछे की ओर बड़े करीने से बंधे हुए थे। गूफी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात थी उसकी महान और सुंदर आभा। उसकी नज़र उसके नाजुक चेहरे पर पड़ी, फिर नीचे की ओर चली गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी छाती पर, उसकी सेट जैसी गर्दन के नीचे 5 भयानक पंजे के निशान थे जिनसे खून बह रहा था और उसके कपड़े लाल हो गए थे। वह इतनी बुरी तरह से घायल हो गई है। अगले ही पल गूफी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे युन युन को खिला दिया। गोली छठी कक्षा की एक उपचार गोली थी जिसका असर उल्लेखनीय था। युन युन के भयानक घाव जल्दी ही ठीक हो गए। हालांकि गोली कारगर थी, लेकिन उपचार प्रक्रिया के दौरान शरीर को दर्द का अनुभव होता है। जैसे ही गोली ने असर दिखाया, युन युन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान दिखाई दिया। इसके बावजूद उसका रूप आकर्षक बना रहा। ऐसा लगता है कि मैंने जो गोलियां परिष्कृत की हैं, वे अच्छी तरह से काम करती हैं। युन युन की अभिव्यक्ति को धीरे धीरे शांत होते देख गूफी ने भी राहत की सांस ली। हालांकि थोड़ी देर बाद युन युन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी खूबसूरत आंखें ठंड से चमक रही थीं क्योंकि वह गूफी को घूर रही थी। उसका व्यवहार उसकी पिछली नाजुक स्थिति से बिल्कुल अलग था। युन युन सतर्क महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। आप कौन हैं? युन युन ने संदेह के संकेत के साथ पूछा, उसके सामने अपरिचित युवक को देखते हुए। जब गूफी ने उसे पहले गुफा में ले जाया था तो युन युन को थोड़ी देर के लिए होश आया था। उसने उसके चेहरे की धुंधली झलक देखी थी, लेकिन फिर वह सब कुछ भूल गई थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक अज्ञात व्यक्ति के सामने युन युन सहज रूप से सावधान महसूस करती थी। पहले तुम लड़ाई के दौरान घायल हो गए थे, गूफी ने शांति से कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें उपचार की गोली दी तो तुम अब ठीक हो। हालांकि तुम्हारे शरीर पर खून का रिसाव भयावह लग रहा है, लेकिन घावों से खून बहना बंद हो गया है और वे लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये सुनकर युन युन ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह बेहद कमज़ोर है और अपनी डूक्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह जल्दी से समझ गई कि यह नीलम पंख वाले शेर राजा की नीलम सील के कारण हुआ था। युन युन के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर गूफी ने अपना गला साफ किया और कहा, जहां तक सील की बात है, चिंता मत करो, तुम इसे कुछ दिनों में तोड़ पाओगे। युन युन को उत्सुकता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। इस समय युन युन गूफी के बारे में कुछ हद तक उत्सुक हो गई। उससे कम उम्र का दिखने के बावजूद उसके पास न केवल वह ताकत थी जिसे वह नहीं समझ सकती थी, बल्कि उसे एमेथिस्ट सील जैसी तकनीक की इतनी अच्छी समझ भी थी। अध्याय 28। युवा आदमी, बहुत घमंडी मत बनो। क्या तुम डू पूर्वज हो? मुझे पहले बचाने के लिए धन्यवाद। युन युन से कृतज्ञता की एक ईमानदार आवाज आई। हालांकि युन युन इस बात को लेकर उत्सुक थी कि गूफी जितना युवा व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की खतरनाक गहराई में अकेले कैसे जा सकता है। इस समय गूफी ने अपनी आभा को नियंत्रित किया था, अपनी असली ताकत को प्रकट नहीं किया। अगर युन युन को पता होता तो वह चौंक जाती। युन युन ने गूफी को सिर से पैर तक देखा। उसके मन में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। आंखें। युन युन को उलझन महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। अजीब बात है, उसकी साधना किस स्तर की है? मैं इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रही हूँ।
यून यून ने अपना माथा रगड़ा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद मुहर की वजह से उसकी पहचानने की क्षमता प्रभावित हुई होगी। क्या तुम एक कीमियागर हो? यून यून ने पूछा। उसने सुना था कि एक उपचार की गोली लेने के बाद उसकी चोटें ठीक हो गई थी। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया, सीधे तौर पर स्वीकार किया। ये सुनकर यून यून की दिलचस्पी बढ़ गई। इतना युवा और पहले से ही एक कीमियागर, उसका भविष्य निश्चित रूप से एक आशाजनक था। छोटे लड़के, तुमने मुझे बचाया है, इसलिए भविष्य में मैं तुम्हें एक मास्टर कीमियागर से मिलवा सकती हूँ जो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। यून यून ने पिल्किंग गूहे के बारे में सोचा, जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। आज गूफी से इतना बड़ा उपकार प्राप्त करने के बाद उसने उसे गूहे से मिलवाकर उसका बदला चुकाने के बारे में सोचा, जो उपकार वापस करने के समान होगा। आखिरकार पिल्किंग गूहे एक छठे दर्जे का कीमियागर था, सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक पूरे जियामा साम्राज्य में। कोई जरूरत नहीं, गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यून यून के ज्ञान के साथ वह जिस उच्चतम स्तर के कीमियागर को जान सकती थी, वह छठे स्तर का कीमियागर गूहे होगा। लेकिन गूफी पहले से ही 7वें स्तर का कीमियागर था, इसलिए उसे गूहे के मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गूहे को गूफी के कीमिया कौशल के बारे में पता होता तो वह संभवतः गूफी के मार्गदर्शन की तलाश करता। गूफी को अस्वीकार करते हुए देखकर यून यून ने आगे नहीं बढ़ते हुए विषय को बदल दिया। वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। गूफी, ये सुनकर यून यून दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने वाले युवक का उपनाम गूहे के समान होगा। गू, क्या आपके और पिल्किंग गूहे के बीच कोई संबंध है? यून यून ने उत्सुकता से पूछा। दूर से भी कोई संबंध नहीं, गूफी ने शांति से जवाब दिया। ठीक है, शायद मैं इस पर ज्यादा सोच रहा था। यून यून अजीब तरह से हंसा। मैंने पहले ही आपकी बात सुन ली थी। आप शेर राजा से बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की तलाश में थे और इसे कीमिया के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे, है न? गूफी ने पूछा। हाँ, लेकिन शेर राजा व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे इसे जबरदस्ती लेना पड़ा। हालांकि मैं लापरवाह थी और इसकी जीवन सीलिंग तकनीक से घायल हो गई। यून यून ने सिर हिलाया, अभी भी उसके शरीर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के बारे में सुनकर गूफी, जो मूल कहानी से परिचित थी, ने तुरंत कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का उपयोग आमतौर पर डू मास्टर दायरे को बढ़ाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। क्या आप बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? वास्तव में यून यून हैरान थी कि गूफी इतना सब जानती थी। यून यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। वह वास्तव में अपने शिष्य नालन यानरान के लिए बैंगनी क्रिस्टल गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रही थी। तुम्हारे जैसे युवा व्यक्ति जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में क्यों आए? यून यून अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए और पूछ बैठी। गूफी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर इस यात्रा के लिए अपने उद्देश्य का खुलासा किया। वास्तव में मैं यहाँ एमेथिस्ट विंग लायन किंग को अपने वाहन के रूप में वश में करने आया हूँ। पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल लायन किंग वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको इसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अपनी ताकत से आप लायन किंग को नहीं हरा सकते। गूफी के अगले शब्दों ने यून यून को चौंका दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। ये युवक कह रहा है कि वह एमेथिस्ट विंग लायन किंग को वाहन के रूप में वश में करना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? यून यून को गहरा सदमा लगा। वह छठी रैंक का जादुई जानवर था, एमेथिस्ट विंग लायन किंग। यून यून को सदमा लगा। इमोशन वैल्यू जोड़ 100। यून यून ने अपने सदमे को अच्छी तरह से छिपा लिया, लेकिन गूफी ने सिस्टम प्रॉम्प्ट के माध्यम से इसे आसानी से पहचान लिया। वह मंद मुस्कुराया। हे, ये तो बस एक छठे दर्जे का जादुई जानवर, हैरान होने की कोई बात नहीं। गूफी को यून यून की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय गूफी ने आदतन अपनी आभा को छुपाया। इसके अलावा परेशानी से बचने और नीलम पंख वाले शेर राजा की खोज से बचने के लिए उसने अपने साधना स्तर का खुलासा नहीं किया, जिससे यून यून को लगा कि वह सिर्फ शेखी बघार रहा है। ये युवक इतना अहंकारी क्यों बोल रहा है? हालांकि गूफी आगे कुछ बताने में बहुत आलसी था और गुफा से बाहर निकलने लगा। गूफी को बाहर निकलते देख यून यून, जिसकी चोटें उपचार की गोली की बदौलत कुछ हद तक ठीक हो गई थी, भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। इस समय गुफा के बाहर अराजकता का माहौल था।
हर जगह जादुई जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थी। इससे पहले नीलम पंख वाले शेर राजा यून को ढूंढने में असमर्थ और अभी भी अपने आधे सींग खोने के दर्द में एक भयानक दहाड़ लगाई जो पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। कई निचले दर्जे के जादुई जानवर डर से कांप रहे थे, अपने घोंसलों में वापस जाना चाहते थे, लेकिन शेर राजा ने उन्हें यून के ठिकाने की तलाश करने के लिए मजबूर किया। मूल कहानी में जियोयान द्वारा यून को बचाने के बाद वह अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण उसकी आभा को पूरी तरह से छिपा नहीं सका। उसे गुफा के बाहर कुछ सुगंध छिपाने वाला पाउडर छिड़कना पड़ा, और चूंकि निचले दर्जे के जादुई जानवर अपनी खोज में पूरी तरह से नहीं थे, इसलिए वे भागने में सफल रहे। हालांकि गूफी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत ने उसे यून के शरीर से किसी भी आभा को सीधे बाहर निकलने से रोकने की अनुमति दी। लेकिन अब जब वे बाहर थे तो उसने यून की आभा को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इस प्रकार बाहर कदम रखने के तुरंत बाद यून की आभा ने जादुई जानवरों के एक बड़े समूह को आकर्षित किया। यून को यह एहसास हुआ और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ओह नहीं, ये जानवर शेर राजा के अधीन हैं। उन्होंने मेरी गंध पकड़ ली है। हो सकता है कि मैंने तुम्हें इसमें घसीटा हो। मुझे सच में खेद है। यून को खेद महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी नज़र में गूफी अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि वह एक दू सम्राट थी, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और शायद गूफी की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। स्पष्ट रूप से यून को अभी भी लगा कि गूफी पहले शेखी बघार रही थी। हालांकि अगले ही पल यून ने देखा कि गूफी बस हवा में तैर गया। उसके पीछे कुछ भी नहीं था। यून के विपरीत, जिसे उड़ने के लिए डूकी हुई पंखों की जरूरत थी, गूफी बस आसमान में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, बिना किसी चीज पर भरोसा किए। यून दंग रह गई। यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या ये डू पूर्वज है? उसके दिमाग में जो शब्द आया वह अविश्वसनीय था, और पहली बार यून के शांत चेहरे पर विस्मय की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक युवा लड़का जो केवल 16 या 17 साल का लग रहा था, फिर भी उसके पास इतनी ताकत थी। भले ही यून को जियामा साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसे कई लोग सम्मान देते थे, गूफी की जबरदस्त प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अध्याय 29। वो यहाँ क्यों है? क्या ये जियोयान के लिए हो सकता है? शेर राजा, क्या तुम मेरे पीछे चलने को तैयार हो? गूफी आकाश में तैर रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी और उसकी आवाज हवा के साथ डुकी से भरी हुई दूर दूर तक फैल गई। उसकी आवाज में भयानक दबाव जादुई जानवरों से भरे इस खतरनाक क्षेत्र में गूंज उठा। निचले दर्जे के जानवर, जो खुले हुए नुकीले दांतों और पंजों के साथ करीब आ रहे थे, गूफी से भारी आभा को महसूस करने के बाद तुरंत पीछे हट गए और डर से कांपने लगे। भले ही वह सीधे उन पर निशाना नहीं साध रहा था, लेकिन वे और करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। आसपास मौजूद हर जादुई जानवर, जो पहले क्रूर था, अब उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। रैंक 2 जादुई जानवर ब्लैक ईगल को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। रैंक 3 जादुई जानवर आइस वुल्फ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.05। रैंक 4 जादुई जानवर ब्लैक बियर को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यह आभा बहुत दूर नहीं। एमेथिस्ट विंग लॉयन किंग ने गूफी के शब्द सुने। हालांकि वह उस प्रचंड आभा से गूफी की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था, फिर भी यह उसका क्षेत्र था। युद्ध शुरू होने से पहले पीछे हटना असंभव था। जल्द ही एमेथिस्ट विंग लॉयन किंग की विशाल आकृति आकाश में दिखाई दी। उसने गूफी के नीचे खड़े यून पर नजर डाली और उसकी आंखों में जानलेवा चमक चमक उठी। फिर उसने गूफी पर ध्यान केंद्रित किया, मानव भाषा में बोलते हुए, मानव विशेषज्ञ, क्या तुम भी मेरा एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल लेने आए हो? जैसे ही उसने बात की, शेर राजा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर गूफी यून की ओर से यहाँ होता तो आज खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। एमेथिस्ट विंग लॉयन किंग असहज महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 50। नहीं, एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल मेरे लिए बेकार है। शेर राजा की भावनात्मक बदलाव को देखते हुए गूफी ने हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर शेर राजा को राहत की भावना महसूस हुई, लेकिन गूफी के अगले शब्दों से उसका गला भर आया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम में मेरा सवार बनने की क्षमता है। गूफी का चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा जिससे शेर राजा के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। एमेथिस्ट विंग लॉयन किंग को सदमा और गुस्सा महसूस होता है,
भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। क्या तुम चाहते हो कि मैं, ये राजा, तुम्हारा सवार बनूं? कितना घमंडी हूं। इस समय शेर राजा क्रोधित था। एक जादुई जानवर के रूप में, विशेष रूप से उच्च पद का होने के कारण मनुष्यों द्वारा इसे वश में करना लगभग असंभव था। वे गर्व से पैदा हुए थे और कभी भी मनुष्यों के सामने अपना सिर नहीं झुकाते थे। भले ही किसी मनुष्य की ताकत उनसे अधिक हो, वे समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस वजह से बाजार में बिक्री के लिए एक जीवित वयस्क जादुई जानवर मिलना बेहद दुर्लभ है। आमतौर पर जादुई जानवरों को मार दिया जाता है, उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उनके उपयोगी अंगों को बेच दिया जाता है। जो लोग एक पूर्ण जादुई जानवर खरीदना चाहते हैं, उन्हें अक्सर केवल अंधे या युवा, भोले जानवर के बच्चे ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े परिवारों के संरक्षक जादुई जानवरों को छोटी उम्र से ही पाला जाता है, जिससे परिवार के प्रति वफादारी सुनिश्चित होती है। आश्चर्यचकित मत हो, एक बार जब तुम मेरी सवारी बन जाओगे, तो तुम समझ जाओगे कि यह तुम्हारा अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। शेर राजा के उग्र क्रोध को अनदेखा करते हुए गूफी ने मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। जैसे ही यह शक्तिशाली दबाव डाला गया, न केवल आसपास के निम्न श्रेणी के जादुई जानवर डर के मारे घुटने टेककर जमीन पर कांपने लगे, बल्कि शेर राजा ने भी एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। दूसरी ओर यूं को गूफी की सुरक्षा के कारण कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन वह अभी भी गूफी की भयानक ताकत को महसूस कर सकती थी। यूं को झटका लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। नीलम पंख वाले शेर राजा को झटका और डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। जादुई जानवर जमीन को चकनाचूर करने वाला भालू डरता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.01। हालांकि यूं को दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मजबूत का सामना करते समय कमजोर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक कि शक्तिशाली नीलम पंख वाले शेर राजा भी एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। यून की नजर अनजाने में गूफी की आकृति पर पड़ी। आखिर वह कौन है? गूफी के चारों ओर की आभा लगातार फैलती रही और बाहर की ओर डूक्यू की असीम मात्रा उमड़ती रही। उसी समय इस स्थान से कुछ दूरी पर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में लिंगयंग ने भी भयानक आभा को महसूस किया। वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दिखाई दे रहा था। यह आभा, क्या गड़बड़ है? जुनर ने हैरान होकर पूछा। लिंगयंग बचपन से ही उसका अभिभावक था और उसके लिए इस तरह का हैरान करने वाला भाव दिखाना बेहद दुर्लभ था। आखिरकार उसकी छाया के रूप में लिंगयंग को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शांत रहना था। लेकिन अब लिंगयंग को असामान्य रूप से उत्तेजित देखकर जुनर को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। लिंगयंग इस आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। हालांकि जुनर भी शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी ताकत लिंगयंग के बराबर नहीं थी, इसलिए वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। वह केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह एक बहुत मजबूत आभा थी। मिस, मुझे इसे फिर से महसूस करने दो। लिंगयंग अविश्वसनीय इसे एक बार फिर महसूस करने की कोशिश की। उसने पाया कि यह अभी भी उसके पहले के संदेह से मेल खाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जुनर को देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। यह यंग मास्टर गूफी की आभा है। लिंगयंग की आवाज रुक गई और फिर उसने निश्चितता के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। इस परिचित और शक्तिशाली आभा में कोई गलती नहीं थी। ये केवल यंग मास्टर गूफी की हो सकती है। गूफी, ये सुनकर जुनर हैरान रह गई। वह हैरान थी कि गूफी इस जगह क्यों आया था। महाद्वीप के गरीब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसके प्रशिक्षण के लायक कुछ भी नहीं था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गू दायरे की तुलना नहीं कर सकता था। जब गूफी ने प्रशिक्षण के लिए गू क्षेत्र छोड़ा, तो वह ऐसी बंजर जगह के लिए अधिक समृद्ध भूमि को नहीं छोड़ेगा। गू क्षेत्र में किंगशान टाउन के बारे में किसने सुना था? मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बारे में किसने सुना था? क्या यह महज संयोग था कि वे एक दूसरे से मिले? या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है कि गूफी भाई शियाओयान के लिए यहाँ आया था? जुनर के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार कौंधा, जिसने उसे शियाओयान की सुरक्षा के लिए चिंता से भर दिया। वह हाल ही में उसे न पा पाने के कारण बेहद चिंतित थी। आखिरकार जुनर गूफी की ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह गू कबीले का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर गूफी ने वास्तव में शियाओयान के खिलाफ कोई कदम उठाया,
तो शियाओयान के साथ मौजूद रहस्यमय विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाएगा। जुन ए ने घबराहट में अपने निचले होंठ को काटा और लिंगयंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। वह इस बात को लेकर उलझन में थी कि क्या जाकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। क्या होगा अगर वह आभा गूफी, भाई शियाओयान और उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच लड़ाई से थी। उसे क्या करना चाहिए? समय बीत रहा है, हम जितना भी समय निकालेंगे भाई शियाओयान को उतना ही अधिक खतरा होगा। जुल्फ्रा ने अब संकोच नहीं किया। चलो गूफी को ढूंढते हैं। ये देखकर लिंगयंग ने जल्दी से उसका साथ दिया और डूक्यूई उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर भागा। इस समय जुल्फ्रा गूफी को ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन अपने पूर्व पति को देखने की उसकी उत्सुकता लालसा के कारण नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि उसका पूर्व पति उसके पुराने प्यार को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्याय 30 पूर्व पति और पूर्व पत्नी घर से दूर मिलते हैं। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर गूफी द्वारा अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट करने के बाद एक बार अराजक और अभिमानी निम्न स्तरीय जादुई जानवर तुरंत चुप हो गए। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले भी शेर राजा ने क्षण भर के लिए विराम लिया। गूफी ने हल्के से आगे कदम बढ़ाया, उसकी हरकतें टहलने जैसी सहज थीं। फिर भी अचानक से आए आवाज के बाद वह तुरंत एमेथिस्ट विंग शेर राजा के सामने आ गया। उसकी गति इतनी भयानक थी कि शेर राजा भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। शेर राजा के सामने खड़ा गूफी एक चींटी जितना छोटा दिखाई दिया, लेकिन शेर राजा ने एक बेहद खतरनाक आभा को महसूस किया, मौत का एक लंबे समय से खोया हुआ एहसास। इस पर्वत श्रृंखला पर हावी होने के बाद शेर राजा ने लंबे समय से ऐसा भयानक खतरा महसूस नहीं किया था। एमेथिस्ट विंग शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। तेज दिल की धड़कन ने शेर राजा की खोपड़ी को झंझना दिया। उसने दहाड़ लगाए और सहज रूप से गूफी पर हमला करने के लिए अपने विशाल पंजे को आगे बढ़ाया। शेर राजा ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अगर उसने गूफी को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यून यून का चेहरा बदल गया जब उसने शेर राजा के अचानक हमले को देखा। हालांकि वह गूफी की शक्ति को महसूस कर सकती थी, लेकिन शेर राजा के विशाल शरीर की तुलना में उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। यून यून को तनाव और चिंता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। क्या वह ठीक रहेगा अगर वह पंजा उसे लग जाए? हालांकि अगले ही पल शेर राजा का भारी पंजा, जो एक पहाड़ की तरह शक्तिशाली था, अचानक बीच हवा में रुक गया, जैसे कि उसने ब्रेक मारा हो, 1 इंच भी आगे नहीं दबा पा रहा था। उसी समय तीव्र धातु की टक्कर की आवाज आसमान में गूंज उठी। टक्कर के केंद्र में कठोर शोर और विशाल ऊर्जा विस्फोट ने आसपास के निम्न स्तरीय जादुई जानवरों को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। यून यून ने बिना पलक झपकाए अपनी नजरें केंद्रित की। उसने आंखें सिकोड़ी और महसूस किया कि गूफी ने एक हाथ बढ़ाया था। विशाल पंजे की तुलना में वह छोटा हाथ हाथी के बगल में चींटी की तरह था, फिर भी उसने उतरते हुए विशाल पंजे को रोक लिया था। यून यून को झटका लगा। भावना मूल्य जोड़ 100। ये कैसे संभव है? यून यून ने कहा। उसकी सील लगभग पूरी तरह से खुल गई थी, जिससे उसे बाहरी ऊर्जा में उतार चढ़ाव का एहसास हो रहा था। उसे झटका इस बात से लगा कि वह महसूस कर सकती थी कि गूफी ने किसी भी डूबी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने केवल एक हाथ बढ़ाया था और केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके छठे दर्जे के जादुई जानवर के पूर्ण शक्ति हमले को रोक दिया था। और यह कोई साधारण छठे दर्जे का जादुई जानवर नहीं था। गूफी द्वारा आसानी से उसके हमले को रोकने के क्षण में नीलम पंख वाले शेर राजा को अपने पंजे से तेज दर्द महसूस हुआ। गूफी द्वारा आसानी से उसके हमले को रोकने के क्षण में नीलम पंख वाले शेर राजा को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 50। उसने सहज रूप से अपने पंजे को जल्दी से वापस खींच लिया, डर की लहर महसूस की। शेर राजा यून यून से अधिक शक्तिशाली और एक बुद्धिमान जादुई जानवर होने के कारण काफी ज्ञान रखता था। वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि गूफी ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके हमले को रोक दिया था। इसके अलावा गूफी की अभिव्यक्ति शांत रही, यहाँ तक कि सहजता का संकेत भी दिखा। जादुई जानवर हमेशा अपने मजबूत शरीर के लिए जाने जाते थे, जबकि मनुष्य अक्सर अपने शारीरिक रूप में कमजोर होते थे। लेकिन अब भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई थीं। गूफी बिना किसी डूक्यूई का उपयोग किए शेर राजा के पूर्ण बल के प्रहार को आसानी से रोक सकता था। एमेथिस्ट विंग लायन किंग का फर खड़ा हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गूफी का शरीर कितना भयानक होगा। गूफी ने अपना हाथ हिलाया,
यह महसूस करते हुए कि चुनौती उसके प्रयास के लायक भी नहीं थी। उसे सिस्टम पैनल पर देखना याद आया कि उसका शरीर 78 के स्तर पर था, जो शाही वंश के साथ देर से चरण के 7वें रैंक के जादुई जानवर की शारीरिक शक्ति के बराबर था। जादुई जानवर की खेती के बाद के चरणों में प्रत्येक रैंक एक गुणात्मक छलांग थी। छठे और 7वें रैंक के बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा था। शाही वंश की अतिरिक्त ताकत का तो कहना ही क्या। अगर गूफी गंभीर हो जाता तो वह आसानी से अपनी शारीरिक शक्ति से ही एमेथिस्ट विंग लायन किंग को हरा सकता था। अपनी पसंद से मेल खाने वाला जादुई जानवर ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए गूफी ने धैर्य खोने से पहले उसे एक बार और मनाने का फैसला किया। मेरा विश्वास करो, मेरा वाहन बनना तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होगा। भविष्य में 7वीं रैंक या 8वीं रैंक तक पहुंचना संभव है, जो इस पर्वत श्रृंखला में सीमित रहने से कहीं बेहतर है। नीलम पंख वाले शेर राजा को झिझक महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 50। शेर राजा को डराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद गूफी ने खतरे को इनाम के साथ जोड़ने के महत्व को समझा, इसलिए उसने कुछ शर्तें रखीं। गूफी ने हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि शेर राजा अभी भी झिझक रहा था और फिर से बोला, मैं तुम्हें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी दूंगा। धमकी और इनाम के ऐसे बेहतरीन मिश्रण और गूफी द्वारा दिखाई गई क्षमता के साथ शेर राजा आखिरकार डगमगा गया। नीलम पंख वाले शेर राजा को अनिश्चितता महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 50। ऐसे भविष्य के अद्वितीय विशेषज्ञ का पीछा करना, चाहे वह सवारी ही क्यों न हो, बहुत शर्मनाक नहीं लगता। इसके अलावा गूफी ने उसे पहले ही पर्याप्त सम्मान दे दिया था। अगर शेर राजा ने फिर भी मना कर दिया तो आज उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है। इससे भी बदतर, गुफा में उसके शावक भी खतरे में होंगे। नमस्कार मास्टर, शेर राजा ने कहा। इस प्रकार वजन करने के बाद अपने विकल्पों के बावजूद गर्वित नीलम पंख वाले शेर राजा ने आखिरकार अपना सिर झुकाकर गूफी के सामने समर्पण करने का फैसला किया। अच्छा, गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नीचे युन युन ने पूरा दृश्य देखा। युन युन को आश्चर्य महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। वह इतनी हैरान थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। गूफी की शक्ति लगातार उसकी समझ को चकनाचूर कर रही थी, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा। युन युन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्या ऐसा राक्षस वास्तव में मौजूद है? आसमान में गूफी ने नीलम पंख वाले शेर राजा को निर्देश देना जारी रखा। अब जब तुमने समर्पण कर दिया है तो मेरे साथ इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जहां तक तुम्हारे शावक की बात है, उसका ख्याल खुद रखना। फिर वह जमीन पर उतरा, युन युन के पास पहुंचा। युन युन को शर्मिंदगी महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। युन युन के लिए अजीब महसूस करना दुर्लभ था। उसने सोचा था कि वह पहले शेखी बघार रहा था, लेकिन अब गूफी के प्रति उसका रवैया चुपचाप बदल गया था। वह अब उसे एक युवा, अपरिपक्व योद्धा के रूप में नहीं देखती थी। ये कमजोर की ताकतवर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। साथ ही ये सोचकर कि उसने पहले भी गूहे की सिफारिश करने का सुझाव कैसे दिया था, वह इसे हास्यास्पद मानने से खुद को नहीं रोक पाई। गूफी ने थोड़ा मुस्कुराया, आमतौर पर भावहीन बर्फीली सुंदरता को चिढ़ाने के लिए। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पूर्व की ओर देखा। वह यहाँ क्यों है? उसने बुदबुदाया। युन युन हैरान उसकी निगाहों का अनुसरण किया लेकिन चुप रही। गूफी ने भौहें सिकुड़ी, थोड़ा परेशान महसूस किया। ये दोनों मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? भले ही जुनर और लिंग यंग ने जानबूझकर अपनी आभा नहीं दिखाई थी, लेकिन गूफी की शक्तिशाली आत्मा ने महसूस किया कि वे इस स्थान के पास आ रहे थे। अध्याय 31 जुनर की ईर्ष्या। युन युन को समझ में नहीं आया कि गूफी क्यों भौहें सिकोड़ रहा था। इस समय वह बहुत शांत थी, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। गूफी ने अपनी कनपटी को रगड़ा, कुछ अधीरता दिखाते हुए। वह पहले नहीं जाना चाहता था और दोषी नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, दोनों के पास आने का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण बाद दूर के आकाश में 2 काले बिंदु दिखाई दिए, जो तेजी से उड़ते हुए करीब आ रहे थे। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, 2 काले बिंदु धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। ये जुनर और लिंग यंग थे। ये वास्तव में वही है। जुनर को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। जुनर की उत्सुक निगाहें उसे खोज रही थीं, और अब उसने आखिरकार गूफी को देखा। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। इसके अलावा अगले ही पल उसने गूफी के बगल में एक खूबसूरत महिला को खड़ा देखा।
हालांकि महिला ने एक साधारण लबादा पहना था, लेकिन यह उसके प्रभावशाली फिगर को छिपा नहीं सका। उसकी लंबी कद काठी, ठंडी आंखें, नाजुक चेहरा और लंबे बहते बाल कुलीनता की आभा बिखेर रहे थे। एक नज़र में वह कुछ हद तक गोफी से मेल खाती हुई लग रही थी। यह महिला कौन है? जुनएर को जलन हो रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। किसी कारण से जुनएर को अपने दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि वह जियाओयान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होगी। गूफी का उससे क्या लेना देना है? जल्द ही जुनएर और लिंगयान गूफी के सामने उतरे। जैसे ही वह पहुंचे, जुनएर ने उत्सुकता से गूफी से पूछा, गूफी, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज़ कुछ हद तक सख्त थी। अगर गूफी को नहीं पता होता कि उसका दिल सिर्फ उसके भाई जियाओयान के बारे में चिंतित है, तो उसे लग सकता था कि उसकी यह पूर्व पत्नी उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। गूफी ने अधीरता और ठंडेपन से जवाब दिया, मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह क्या कर रही है? मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज तक उसका पीछा करते हुए। जुनएर ने उसकी आवाज़ सुनी, अपने होंठ काटे और इनकार किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। गूफी ने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया। अगर वह उसका पीछा नहीं कर रही थी, तो ये कैसे संयोग हो सकता है कि वे दोनों मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण ले रहे हैं? गूफी के होठों पर उपहासपूर्ण मुस्कान और उसकी आंखों में व्यंग्यात्मक भाव देखकर जुनएर कुछ हद तक उत्तेजित हो गई। जुनएर को गुस्सा आता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजा होने के लिए जाना जाता है। तुम्हारे जैसे राक्षस को यहाँ प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? यहाँ प्रशिक्षण लेने से कहीं भी बेहतर होगा। जैसे जैसे वह बोलती गई, जुनएर को अपने संदेह पर और अधिक यकीन होता गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई और उद्देश्य है? जुनएर को संदेह होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। अन्य उद्देश्य? जुनएर के लगातार सवाल सुनकर सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी क्रोधित हो जाएगा। एमेथिस्ट विंग लान किंग को वश में करने से गूफी का जो अच्छा मूड था, उसे जुनएर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसने झल्ला कर कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? साफ है, जुनएर ही वह थी जिसने उसे सबसे पहले धोखा दिया, फिर भी वह उसका पीछा कर रही थी और उससे सवाल कर रही थी। आखिर वह क्या सोच रही है? उसकी जिद और अनुचित व्यवहार की एक सीमा होनी चाहिए। गूफी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर अपना सिर घुमाया, जुनएर को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जुनएर को बेचैनी होती है। भावना मूल्य जोड़ 200। गूफी को जवाब न देते देखकर जुनएर को बेचैनी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भाई जियाओयान पहले ही उसका शिकार हो चुका हो? लेकिन वह उस तरह का व्यक्ति नहीं लगता। जुनर के दिमाग में क्या चल रहा था, यह न जानते हुए उसकी आवाज़ में अचानक विनती भरी आवाज़ आ गई। गूफी, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे विनती कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे कारण भाई जियाओयान से नाराज हो सकती हो। जुनएर की आवाज़ थोड़ी भर आई। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया भाई जियाओयान को चोट न पहुँचाओ, उसके पीछे मत जाओ, ठीक है? जुनएर विनती महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 200। यून आश्चर्यचकित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उनके बगल में यून पूरे समय चुप रही। उनकी बातचीत को बाधित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। जियाओयान। यून को अभी भी जियाओयान का नाम याद था। इस व्यक्ति की सगाई एक बार उसके एकमात्र शिष्य नालन यानरान से हुई थी और उसे यानरान ने तलाक दे दिया था। दोनों ने 3 साल का समझौता किया था। इस बार यून मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आई थी क्योंकि उसने सुना था कि जियाओयान की प्रतिभा वापस आ गई है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। इस बात से चिंतित कि यानरान हार सकता है, वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए यहाँ आई थी। हालांकि जियाओयान स्पष्ट रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि का युवक था जिसकी बहुत अधिक साधना नहीं थी। वह गूफी और जुनएर जैसे उत्कृष्ट लोगों से कैसे जुड़ सकता था? इसके अलावा ऐसा लगता है कि स्थिति काफी जटिल लग रही थी। जुनएर और गूफी दोनों के व्यवहार असामान्य थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों जियाओयान से निकटता से जुड़े हुए थे। यून को जियाओयान के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, वह किसी को भी पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं आंकती थी। लेकिन आज की अराजक स्थिति ने भी उसके मूड को थोड़ा खराब कर दिया था।
यून यून उसने भौहें सिकुड़ी और अवचेतन रूप से जियाओ यान के लिए थोड़ी नापसंदगी महसूस की। जियाओ यान को नुकसान पहुंचाओ। गूफी ने फिर भौहें सिकुड़ी। जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, गुस्से की लहर महसूस कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जुनर ने वास्तव में ये सोचा था। जियाओ यान को नुकसान पहुंचाओ। क्या जियाओ यान योग्य भी है? जुनर बहुत ज्यादा आत्ममहत्वपूर्ण हो रही थी। उसे स्पष्ट रूप से परवाह नहीं थी, फिर भी जुनर को लगा कि वह उसके और जियाओ यान के खिलाफ द्वेष रख रहा है। इस हद तक कि उसे लगा कि वह प्रशिक्षण की आड़ में बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिर्फ जियाओ यान को मारने के लिए आया था। गूफी इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। वह मेरे ध्यान के भी योग्य नहीं है। जुनर को देखते हुए गूफी की आंखों में और भी अधिक घृणा दिखाई दी। और तुम भी नहीं। जुन निराश महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। ये कहने के बाद गूफी को चिढ़ महसूस हुई और वह यून यून की ओर मुड़ी, जो थोड़ा स्तब्ध थी, और धीरे से बोली, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तुम्हें और आराम करना चाहिए। यून यून ने सिर हिलाया, अभी भी उनके जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, और फिर गू फे के पीछे गुफा में चली गई। इससे जुन एर और लिंग यंग बाहर रह गए। जुन एर ने अपने भाई जियाओ यान के बारे में सोचना छोड़ दिया और गूफी और यून यून की पीठ को देखा, जो साथ साथ चल रहे थे, और बड़बड़ाते हुए बोली, यह महिला कौन है और भाई गूफी के साथ उसका क्या रिश्ता है? जुन एर गुस्से में थी और थोड़ा खोई हुई महसूस कर रही थी। आखिरकार गूफी उसका पूर्व पति था और उनका हाल ही में तलाक हुआ था। गूफी पहले से ही किसी दूसरी महिला के इतने करीब कैसे हो सकता है? इसके अलावा यून यून की मुद्रा और उपस्थिति असाधारण थी। उसके नेक स्वभाव ने जुन एर को थोड़ा असहज महसूस कराया। भले ही उसे लगा कि उसे गूफी के शब्दों की परवाह नहीं है, लेकिन सिस्टम के वफादार अनुस्मारक ने अभी भी उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दिया। गूफी की घृणा का सामना करते हुए जुनर को थोड़ा दुख हुआ। उनके द्वारा साझा किए गए सभी अच्छे पल अब तीखे ब्लेड में बदल गए थे, जो उसके दिल में गहरी चोट पहुंचा रहे थे। वह थोड़ी भ्रमित थी, गुफा में गहराई से देख रही थी। गूफी ने गुफा के प्रवेश द्वार को ढक दिया था, जिससे जुनर अंदर नहीं देख पा रही थी, जिससे उसे और भी संदेह हो रहा था। गूफी और वहां मौजूद उस महिला के बीच क्या हो सकता है? अध्याय 32। यून यून की सूक्ष्म प्रतिक्रिया। जुनर उदास थी क्योंकि गूफी ने उसके सवालों का सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उस महिला के साथ गुफा में प्रवेश करने के लिए उसे पीछे छोड़ दिया। वह काफी निराश महसूस कर रही थी। लिंग यंग, जो एक अदृश्य व्यक्ति की तरह चुपचाप देख रहा था, इस छोटे से नाटक को देखकर झिझक गया। मिस, चूंकि यंग मास्टर गूफी ने ऐसा कहा है, इसलिए वह जियो यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यंग मास्टर गूफी कबीले की युवा पीढ़ी के बीच बहुत सम्मानित हैं। हालांकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह सम्मान पाने के लिए सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहते। उनका व्यक्तिगत आकर्षण इसका एक बड़ा हिस्सा है। कम से कम मैं जो देख सकता हूँ, उसके अनुसार उनके द्वारा कुछ भी छिपाने या झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं है। लिंग यंग खुद को बोलने से रोक नहीं सका, उसकी आवाज़ गूफी में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। गूफी अपनी बात का पक्का आदमी था, और अगर उसने कहा कि वह जियोयान के पीछे नहीं जाएगा, तो ये सच था। एक तरफ गूफी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे लिंग यंग को देखना था, और उसका दर्जा बेहद प्रतिष्ठित था। लिंग यंग के मन में उसके लिए गहरा सम्मान था। जब उसने पहली बार सुना कि गूफी जुन एर से शादी करना चाहता है, तो लिंग यंग को कुछ संदेह हुआ। आखिरकार उसने जुन एर को बड़ा होते देखा था और स्वाभाविक रूप से सोचा था कि दुनिया में कोई भी आदमी उसके लायक नहीं है। लेकिन कुछ समय तक देखने के बाद लिंग यंग ने वास्तव में गूफी को जुन एर के लिए एक उपयुक्त पति के रूप में स्वीकार किया। जब जुन एर ने लिंग यंग से पूछा जियाओ यान से जुड़ने के लिए, लिंग यंग अनिच्छुक था। ये स्पष्ट था कि जियाओ यान किसी भी तरह से गूफी की बराबरी नहीं कर सकता था। जियाओ यान और गूफी के बीच लिंग यंग स्पष्ट रूप से जुन एर को गूफी के साथ रहना पसंद करती थी। असाधारण प्रतिभा वाले दो लोगों का एक साथ आना एकदम सही होगा। हालांकि जियाओ यान का स्वभाव अच्छा था और वह स्थिर था, लेकिन उसकी प्रतिभा गूफी की बराबरी नहीं कर सकती थी। हालांकि लिंग यंग जुन एर की जिद का विरोध नहीं कर सका। उनके लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को देखते हुए उसके पास जियाओ यान तक संदेश पहुंचाने में उसकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंकल लिंग, बेशक मैं तर्क समझता हूँ,
चूंकि गूफी ने कहा था कि वह भाई जियाओयान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये पत्थर की लकीर है, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। मैं बस बहुत आवेगी थी और अपनी घबराहट में मैंने बेतहाशा बात की और उससे सवाल किया। जुनएर ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली। हालांकि वह आमतौर पर कभी भी ऊपरी हाथ होने पर हार नहीं मानती थी, लेकिन अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। पिछली बार जुनएर तब क्रोधित हो गई थी जब गुयाओ ने लोगों को जियाओयान पर हमला करने के लिए भेजा था और अपने गुस्से में सही और गलत में अंतर किए बिना गूफी पर गलत आरोप लगाया था। उसने सोचा कि वह फिर से वही गलती नहीं करेगी, लेकिन इस बार अभी गूफी और युन को एक साथ इतने सामंजस्यपूर्ण तरीके से चलते हुए और साथ साथ गुफा में प्रवेश करते हुए देखकर जुनएर और भी परेशान हो गई। उसने अपने होंठ काटे और अचानक कहा, नहीं, मुझे अंदर जाकर जांच करनी होगी। क्या होगा अगर उस महिला के इरादे बुरे हों? बेहतर होगा कि वे अंदर किसी परेशानी में न पड़ें। लिंगयंग ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन फिर भी सहमत हो गई। हालांकि उसका इरादा उसके पीछे अंदर जाने का नहीं था और इसके बजाय बाहर पहरा देने का फैसला किया। जुनएर एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाली थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि हवा के बीच से किसी चीज के कटने की आवाज आसमान में गूंजी। मनुष्यों, गुरु की अनुमति के बिना गुफा में प्रवेश मत करो। पीछे हटो। नीलम पंखों वाला शेर राजा आकाश में मंडरा रहा था। उसकी विशाल आकृति क्षेत्र पर छाया डाल रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और जुनर और लिंगयंग को कड़ी चेतावनी दी। उसके सिर पर टूटा सींग अभी भी दर्द से धड़क रहा था, हालांकि गूफी ने खून बहना बंद कर दिया था। आज नीलम पंखों वाले शेर राजा की नसें पूरे दिन तनाव में रहीं, एक बार भी आराम नहीं मिला। आज उसका सामना बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों से हुआ था। उसका सामना न केवल युन से हुआ, जो एक दुस्सम्राट था, जो उसके बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का दावा करने आया था और उसके सींग का आधा हिस्सा काट दिया था, बल्कि गूफी से भी हुआ, जो एक पूर्वज विशेषज्ञ था। और अब गूफी को खोजने के लिए और भी लोग आ रहे थे, जिनमें दुस्सम्राट के शिखर पर कोई व्यक्ति भी शामिल था। लिंगयंग, जो आमतौर पर अदृश्य रहता था, को अपनी उपस्थिति छिपाने की आदत थी, जिससे वह लगभग अदृश्य हो गया था। फिर भी नीलम पंख वाला शेर राजा भी उससे सावधान था। उसने लिंगयंग पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी ताकत का हिसाब लगाया। जैसे ही उसने चेतावनी दी, उसकी निगाहें विशेष रूप से सतर्क थीं, लिंगयंग पर टिकी हुई थी। हालांकि नीलम पंख वाला शेर राजा समझ गया कि भले ही वह उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन उसे गूफी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए आगे आना होगा और उसका रास्ता रोकना होगा। इसके अलावा ये दोनों उसके मालिक को जानते थे, इसलिए वे शायद उस पर हमला नहीं करेंगे। शेर राजा की धीमी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जुनर ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। उसने उसे डांटते हुए कहा, एक तरफ हटो। नीलम पंख वाला शेर राजा स्तब्ध रह गया, उसका दिल गुस्से से भड़क उठा। वह लिंगयंग को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह घमंडी लड़की अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। शेर राजा एक पल के लिए चुप हो गया और फिर हवा में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव फैल गया। लिंगयंग ने तुरंत दुखी हुई की भीड़ को देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह आगे बढ़ा, खुद को जुनर और शेर राजा के बीच में रखते हुए, उसकी भयावह नजर को रोकते हुए जुनर की ओर मुड़ते हुए लिंगयंग ने आग्रह किया, मिस यंग मास्टर गूफी शायद अभी भी परेशान है। बेहतर होगा कि हम अभी अंदर न जाएं। यंग मास्टर गूफी के शांत होने तक प्रतीक्षा करें, फिर आप जाकर समझा सकते हैं। अभी अगर आप अंदर जाते हैं तो आप उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिला सकते हैं और इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। लिंगयंग के समझाने पर जुनर एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार शांत हो गई। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक ठंडी नजर डाली और फिर बाहर इंतजार करने का फैसला किया। हल्के से इकट्ठी हुई दुखी हुई तितर बितर हो गई और लिंगयंग ने राहत की सांस ली। अगर वह जुनर को मना नहीं पाता तो एमेथिस्ट विंग शेर राजा के साथ लड़ाई अपरिहार्य हो सकती थी। भले ही दोनों में से कोई भी पक्ष गंभीरता से न लड़े, लेकिन वे घायल होकर ही बाहर निकलेंगे। इस बीच युन और गूफी एक साथ गुफा में चले गए। युन अपने पीछे जुनर की तीव्र निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही वे कुछ और कदम चले, युन खुद को और अधिक रोक नहीं सका और पूछा, आपने पहले जिस जियाओयान का उल्लेख किया था, क्या वह वुटेन शहर में जियाओ परिवार का जियाओयान है? युन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ये दोनों जियाओयान एक ही व्यक्ति थे।
लेकिन युन को ये समझ में नहीं आया कि वुटेन शहर जैसी छोटी जगह से आने वाला एक कथित बेकार व्यक्ति इन शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से कैसे जुड़ा हो सकता है। हाँ, गूफी ने उदासीनता से सिर हिलाकर जवाब दिया, आगे विस्तार से नहीं बताया। वह महसूस कर सकता था कि जुनर और लिंग यंग अभी भी गुफा के बाहर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। इससे गूफी को थोड़ी चिढ़ हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह जुनर की जियोयान के लिए लगातार चिंता से ईर्ष्या कर रहा था। ये सिर्फ इतना था कि गूफी, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, बिना किसी कारण के झूठे आरोप और संदेह होने पर स्वाभाविक रूप से परेशान महसूस करता था। उस पल, गूफी ने निराशा की एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से, वह और जुनर पहले ही तलाक ले चुके थे, और उसका अब उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं था। अगर यह पहले हुआ होता, तो वह विचलित हो सकता था और पूरे दिन आत्मसंदेह से भरा रह सकता था। गूफी ने विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। उसे अचानक बैंगनी बालों और आंखों वाली उस शुद्ध हृदय वाली लड़की की याद आई, जो छोटी घाटी में उसका इंतजार कर रही थी। कम से कम जब वह आसपास थी, तो गूफी को कभी भी ऐसी नकारात्मक भावनाओं का बोझ महसूस नहीं हुआ।